हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी चैनल। दिस इज आदित्य सिंह योर एसेट एंड यू आर माय फेवरेट बीज। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर 6, जो कि इसका सेकेंड पार्ट होगा। चैप्टर 6 में बेसिकली आपको समझाया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है और इनकी क्या भूमिका होती है किसी भी देश के लिए। तो हम लोगों ने बहुत कुछ इसमें कवर कर रखा है कि क्यों ज़रूरी होता है और पॉलिटिकल पार्टीज की हमें ज़रूरत क्या है, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन कौन कौन से हैं और किस तरह से ये हमारे लिए ज़रूरी है। और ये भी हम लोगों ने देखा कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए। तो भाई कम से कम 2 या 3 पार्टीज तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही पार्टी रहेगी तो फिर लोगों के पास चॉइस ही नहीं रहेगा कि वो अच्छा कर रही है तब भी और नहीं कर रही है तब भी। तो हमारे पास 2 या 3 से ज़्यादा पार्टीज होगी तो फिर हम उसमें से चूज कर सकते हैं अपने लिए कि बेटर कौन सा। अगर कोई खराब करता है तो दूसरे वाले को चुन सकते हैं ना। तो कम से कम 2-3 पार्टीज होनी चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं नेशनल पार्टी, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी जो है, राष्ट्रीय जो दल है वो कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पर। तो देखिए, इसमें डेमोक्रेसीज दैट फॉलोज ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड द पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन द सर्वल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। यानी कि जो आपका राष्ट्रीय दल है, जो विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह की राजनीतिक पार्टी देखने को मिलती है। एक जो संघीय इकाइयों में से जो सिर्फ एक की इकाई में अस्तित्व में रखने वाले जो पार्टीज हैं, और अनेक संघ की सभी इकाइयों को अस्तित्व में रखने वाले ये दूसरी पार्टीज है। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां जो है पूरे देश में फैली हुई हैं और इसलिए उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है, नेशनल पार्टीज कहा जाता है। इन दलों की जो पार्टीज की जो अलग अलग राज्यों में यूनिट होती है, कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां जो है राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नेशनल पार्टी आपकी बीजेपी हो गई। ठीक है, तो बीजेपी के कई सारे पार्ट है ना जो इस राज्य स्तर में अलग अलग जगहों पे फैली हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से तो देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है और आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं भी देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का जो अधिकृत उम्मीदवार होगा वही करेगा, और इस विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल भी कहा जाता है। और बात करें आपके चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट नियम बनाया है कि भाई कोई दल कितने ही प्रतिशत वोट और सीट क्यों न जीत जाए, मान्यता जो प्राप्त दल है वो बन सकता है, कोई भी पार्टी बन सकती है। तो जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल वोटिंग का अगर 6% या उससे अधिक हासिल वोट करती है वो, और कम से कम 2 सीट पर अपनी जीत कराती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% भी हासिल कर लेता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत दर्ज करती है, तो उसे भी राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है, राष्ट्रीय नेशनल पार्टी जो घोषित हो जाती है। तो भाई इस वर्गीकरण के हिसाब से अगर देखें तो 2017 देश के में जो है 7 दल जो है राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो आइए इनमें से देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी पार्टी। तो देखिए, एक है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे शॉर्टकट में AITC भी कहा जाता है। यह लॉन्च ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, यानी कि 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के लीडरशिप में यह पार्टी बनी थी। इसे 2016 में नेशनल पार्टीज के रूप में मान्यता भी मिली थी। फूल और तृण यानी घास, ठीक है, फूल और घास ये जो है इस पार्टी का प्रतीक है। तो धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति भी यह प्रतिबद्ध रूप से पार्टी होती है। 2011 से बात करें, पश्चिम बंगाल में सत्ता में है यह अभी, और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति पाई जाती है। 2019 में जो आम चुनाव में इसे लगभग 4.7% वोट मिले थे और 22 सीटों पर इसने अपनी जीत हासिल की थी, जिसे लोकसभा में 4थी बड़ी पार्टी बन जाती है। अब देखते हैं हम लोग बहुजन समाज पार्टी, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, BSP इसको कहते हैं। फॉर्म इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम, यानी स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में इसका गठन हुआ था। बहुजन समाज जिसमें जो है दलित आते हैं, आदिवासी आते हैं, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। इनके लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली जो पार्टी है उसे बहुजन समाजवादी पार्टी कहते हैं। पार्टी जो है साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है।
बात करें दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दे पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त रूप से ताकतवर दिखाई पड़ती है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों का समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में अपनी लगभग 4 बार सरकार बनाई है। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 3.63% वोट मिले और 10 सीटें भी जीत के रूप में प्राप्त होती हैं। अब देखते हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप लोग जानते हैं बीजेपी। तो भाई पुराने जनसंघ को, भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, इसको पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी थी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, बात करें दीनदयाल उपाध्याय के विचार और समग्र मानवता और अंत्योदय से प्रेरणा लेकर यह मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य इस पार्टी का है। और भारतीय राष्ट्रवाद अगर बात करें, राजनीति की इसकी अवधारणाएं जो हैं वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व का एक प्रमुख तत्व रूप में देखा जाता है। पार्टी जो है यह जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ में है और यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए और धर्मों के प्रति जो अंतर है लोगों के अंदर, उस पर रोक लगाने के पक्ष में संघर्ष करती है। 1990 के दशक में जो है इसके समर्थन का आधार काफी बहुत बड़ा था। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी और शहरी इलाकों तक ही यह सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में बात करें तो दक्षिण, पूर्व, पूर्वोत्तर के आपके ईस्टर्न साइड के देश के ग्रामीण इलाकों में भी अपना आधार बढ़ाया है। बात करें राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन के जो नेता हैं उनकी हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन के कई क्षेत्रीय दल इसमें शामिल थे। 2019 में जो लोकसभा चुनाव में इसको जो है 303 सीटें मिली थी, सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई थी, जैसा कि अभी हम लोग को पता है। और अभी केंद्र में शासन करने वाले जितने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उनका नेतृत्व भी यही पार्टी कर रही है। अब देखते हैं हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई। 1925 में इसका जो है गठन हुआ था। मार्क्सवाद, लेनिनवाद और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी पार्टी है यह, और यह उस पार्टी सांसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों, गरीबों के हित के लिए आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। 1964 की जो लड़ाई हुई थी जिसमें माकपा इससे अलग हो गई थी के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल और बात करें पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी अभी ठीक ठाक इसकी स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे केवल 1% से भी कम वोट मिले और 2 सीट पर ही जीत हासिल हुई। तो वाम मोर्चा में बनाने के लिए जो इनके वाम पक्ष के दलों के साथ इनकी पार्टी जो है लाने के लिए पक्षधर मानी जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सिस्ट, जिसे सीपीआईएम भी कहा जाता है। 1964 में स्थापित यह पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था रखती है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक रही है और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी रही है। यह पार्टी जो है भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य बनाने के लिए और जो लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। बात करें पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार रहा है इसका और गरीबों की, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूर और बुद्धिजीवी के बीच में अच्छी पकड़ इस पार्टी की रही है। यह पार्टी जो है देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 ईयर से इसका शासन रहा है और 2019 के चुनाव में इसे लगभग 1.75% वोट और लोकसभा में 3 सीटें हासिल हुई थी। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप देख सकते हैं और जानते भी हैं, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे पुराने दलों में से एक पार्टी मानी जाती है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने जो है अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इस पार्टी ने भारत को एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और जो है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 से लगातार फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया है। 1989 के बाद से इस पार्टी के जन समर्थन में कमी आई, पर जो है अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझान में मध्यम मार्ग की बात करें, न तो ये वामपंथी है और न ही दक्षिणपंथी है। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल जो है
नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है और इस बात को लेके बहुत ज़्यादा सचेत है कि नीतियों का गरीब और कमजोर वर्ग पर बुरा असर ना पड़े। 2004 से 2014 तक जो है संयुक्त गतिशील गठबंधन सरकार का लीडरशिप भी इसने निभाया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी हार गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 52 सीटें मिली थी जीत के रूप में। अब देखते हैं हम लोग नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में जो विभाजन हुआ ना, उसके बाद 1999 में यह पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय है और संघवाद में इसकी आस्था देखने को मिलती है। यह पार्टी सरकार के अनेक पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में इसका जो है प्रमुख ताकत होने के साथ साथ है मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में इसकी भागीदारी रही है। 2004 से जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में भी साझेदारी देखने को मिलती है। अब देखेंगे हम लोग स्टेट पार्टीज, यानी कि जो आपके क्षेत्रीय दल हैं। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख जो पार्टीज हैं, ये निर्वाचन आयोग ने इन्हें स्टेट पार्टीज के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल पर हैं और कुछ क्षेत्रों में ही सफलता इनको मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां भी हैं, यूनिट भी हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां भी अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में अगर बात करें तो क्षेत्रीय दलों की जो संख्या है और इसकी जो ताकत है, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसमें भारतीय संसद जो है विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय जो दल है, पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 1996 के बाद लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय जो दल है उसको एक या दूसरी स्तर पर की जो गठबंधन सरकार का हिस्सा बनाने का अवसर मिलता रहता है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। इनके बारे में हम लोग मैप देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर भारत में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बारे में आपको दिखाया गया। 13 अप्रैल 2018 की यह जो है स्थिति है। तो इसमें देखिए ऊपर दिया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस, ठीक है, फिर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, फिर जम्मू एंड कश्मीर पीएल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। बेसिकली इसमें ये आपको बताया गया कि कहाँ पर किस राज्य में कौन सी पार्टीज जो है क्षेत्रीय पार्टी मतलब स्टेट पार्टीज हैं, जो कि स्टेट पार्टीज के रूप में पाई जाती हैं। रीजनल पार्टीज इन इंडिया, तो बहुत सारी हैं पार्टियां, इसको आप लोग देख सकते हैं बड़े आसानी से। अब हम लोग देखेंगे चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब राजनीतिक दलों के लिए क्या जो है चुनौतियां हैं, राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां। तो भाई वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी हमने देखा है कि लोकतंत्र में कामकाज के लिए जो है राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है ना। नहीं रहेंगी तो हमारे बहुत से काम नहीं होंगे। तो क्योंकि दल ही जो है, जो पार्टीज है, वही जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएंगे और ठहराते भी हैं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपना काम ढंग से नहीं करती हैं। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी हो, आलोचना हो, राजनीतिक पार्टीज के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रहती है। लोकतंत्र का जो प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए जो राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत भी हासिल करना चाहिए। तो भाई 4 चुनौतियां हैं, 4 जो है चैलेंजेस हैं। तो पहला क्या है भाई, पहली चुनौती है कि पार्टी के भीतर जितने भी आंतरिक चीजें हैं उनका लोकतांत्रिक न होना। आपस में लोग लड़ते रहते हैं ना डिबेट में। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ ही नेताओं के हाथ में सिमट के रह जाती है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न ही नियमित रूप से संगठित बैठकें होती हैं। तो इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते हैं। तो सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर जो है फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और न ही कोई माध्यम होता है। तो परिणाम होता है यही कि भाई पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं और कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है। इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है और वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपसे बता रही हैं कि दल जो होते हैं पार्टीज महिलाओं को पर्याप्त टिकट क्यों नहीं देते, क्या इसका कारण आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। तो बिल्कुल भाई सही है, वीमेन को भी टिकट मिलना चाहिए और मिलता भी है, बट उतना ज़्यादा नहीं मिलता है।
यहाँ पर देखिए कठपुतली के रूप में दिखाया गया आपको बर्लुस्कोनी की कठपुतलियाँ, यानी नीचे पार्टीज के जो मेंबर हैं वो सब, और जो मेन है वो किसी एक का हाथ में पावर है, वही सबको घुमाता नचाता फिराता है फिरकी की तरह, है ना। तो भाई क्या है ना कि जो ये जो आप देख रहे हैं फिगर कार्टून का, ये बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं, वो इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक हैं। 1993 में ये गठित फोर्जा इटालिया के नेता रहे हैं। इनकी कंपनी कई टीवी चैनल में सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन गृह और एक फुटबॉल क्लब एसी मिलान और बैंक के मालिक हैं। यह कार्टून पिछले चुनाव के समय का है। तो भाई असली ताकत कुछ ही लोगों के हाथ में रह पाती है, और जिनके पास नहीं रहती ताकत तो वो पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, उनका पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है। तो पार्टी के सिद्धांत और जो नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से ही निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती क्या है कि दूसरी चुनौती यह है भाई कि पहली चुनौती से ही जुड़ी है, यह है वंशवाद की चुनौती। चूंकि अधिकांश जो पार्टीज हैं अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों को और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, भाई तुम खड़े हो जाओ सीएम के पोस्ट के लिए, है ना। तो अनेक दलों में जो हाईएस्ट पोजीशन पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं, यह दल के लिए अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ही ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। और यह पद्धति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित जितने भी कामोबेश पूरी दुनिया है उस सब जगह दिखाई देती है। ये सेकेंड चैलेंज था। थर्ड क्या है कि भाई जो खासकर जो चुनाव के समय जब पैसा और अपराधी तत्वों की तत्व जो बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलता है। चूंकि पार्टियां जो है सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, इनकी सारी चिंता कि भाई कैसे चुनाव जीत जाए, इसलिए इसके लिए कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका वो अपनाने से परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो, जो पैसे जुटा सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग ही उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को प्रभावित भी करते हैं। कई बार तो पार्टियां चुनाव जीतने के वाले जो अपराधी हैं उनका भी समर्थन कर देती हैं या उनकी मदद ले लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक जो है ना, लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये थर्ड चैलेंज था। फोर्थ चैलेंज क्या है कि चुनौती जो होती है ना पार्टियों के बीच, वो बिल्कुल ऑप्शन लेस होती है, विकल्प ही नहीं होता उसमें। सार्थक जो सुटेबल ऑप्शन है उसका मतलब ये होता है भाई कि विभिन्न पार्टियों की नीतियां और जो कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अंतर है वो होना चाहिए। हाल के वर्षों में बात करें दलों के बीच जो वैचारिक अंतर कम होता गया है, और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन के लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, जो लिबरल वाली पार्टी है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उसके बीच में बहुत कम ही अंतर रह गया है। हाँ, जबकि आप देख रहे हैं कंजर्वेटिव वो जो चेंजेस नहीं लाना चाहते, लेबर पार्टी वो जो चेंजेस लाना चाहते हैं। तो इन दोनों जब एक हो गए, मतलब ऐसा क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ना, दाल कुछ तो काली है। तो दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत है और उनके बीच अंतर बस ब्यौरों का रह गया है। नीतियां कैसे बनाया जाए, उन्हें कैसे देश में लागू किया जाए, है ना। अपने देश में भी जो सभी बड़ी पार्टियां हैं, इनके बीच में इकोनॉमिक जो मैटर है उसका भी अंतर बहुत कम रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प ही नहीं है भाई। और कई बार लोगों के पास तो एकदम नया नेता चुनने का भी विकल्प नहीं होता, क्योंकि वो थोड़े से ही नेता हैं जो हर दल में आते जाते रहते हैं, कभी इस पार्टी में रहे कभी उस पार्टी में रहे, बाकी को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक कार्टून है, संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल का है ये जो बनाया गया है पेंटिंग। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। कार्टून देश के सभी प्रमुख संस्थानों पर, बात करें कॉर्पोरेट अमेरिका का नियंत्रण होने का संकेत दिखाता है। एक दलीय देश जहाँ पर एक ही पार्टी है ना, तो एक ही पार्टी, तो भाई लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। बेचारा क्या करेगा, वो किसको वोट देगा, किसी को तो वोट देगा, नहीं भी देगा तो ऑलरेडी वही जीतेगा, क्योंकि कोई और तो है नहीं। ठीक है, तो हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, इसके पहले देखिए यहाँ पर ये आपसे बता रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, पर क्या यह सही नहीं कि बहुत से राजनेता जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाई दोनों चीजें हैं, अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। तो यहाँ पर कार्टून में देखिए बता रहे हैं कि आप तो पहले से ही धन कुबेर है भाई, फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। मतलब ये लोग को बेस बना लिए भाई कि चुनाव में लोग पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में तो पैसे कमाने के लिए। तो होता है, लोगों को लालच हो जाती है, बट सभी ऐसे नहीं है और पूरी तरह से ऐसा नहीं है, नहीं तो डेमोक्रेसी तो खत्म हो जाती है हमारे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भाई पार्टीज को, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, कैसे पार्टियों को सुधारा जा सकता है। तो इस चुनौती का सामना, जो ये 4 चैलेंज हम लोग ने देखा, इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या,
कि राजनीतिक दलों में सुधार होना चाहिए, जो पार्टी जो इसमें सुधार हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधरने के लिए विवश किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर फैसला राजनेता ही करते हैं, जो अलग अलग राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही ले लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते तो कोई उनको सुधरने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? तो आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए जो हाल ही में प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं उन पे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। तो पहला क्या है भाई कि विधायकों और सांसदों को पार्टीज बदल कर के अदल बदल करने के लिए रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं ये मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा नियम लाया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले जो सांसद होंगे, विधायक होंगे, उनको अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में आई कमी है, बहुत ज़्यादा कमी आई है और इससे जो है पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पार्टी जो है नेतृत्व जो भी करती है, जो पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, कही जा सकती है कि भाई इससे लोकतांत्रिक जो राजनीतिक दल हैं इसके अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में भी सुधार के लिए कई अक्सर कदम सुझाए जाते हैं। तो सेकेंड देखिए इसमें है कि मतलब कि जब आपका कोई स्वर उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कोई पार्टी विरोध नहीं कर सकता है, तो पार्टी में जो नेतृत्व जो पार्टी नेतृत्व कर रही है, जो कोई भी फैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। अब देखिए उच्चतम न्यायालय ने सेकंड क्या है तरीका भाई कि उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है कि भाई इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले जितने उम्मीदवार हैं उनको अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का एक ब्यौरा यानी लेखा जोखा शपथ पत्र के माध्यम से देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं मिल जाती हैं। भाई हम जिसको वोट देने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना, और बहुत सारी हेल्प मिलती है। पर उम्मीदवार द्वारा दी गई ये सूचनाएं सही है या नहीं है, यह जांच करने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस राजनीतिक व्यवस्था के बन जाने के बाद या इस कानून व्यवस्था के बनने के बाद राजनीति पर अमीरों या अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं घटा है। ठीक है, फिर क्या है, क्या ऑप्शन है भाई कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी पार्टीज के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों को ऐसा करना शुरू भी दलों जो पार्टीज हैं वो ऐसा करना शुरू भी कर दिए हैं, पर कई बार तो ऐसा सिर्फ खाना पूरी के लिए होता है। मतलब अब यह बात अभी भी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं बट वो सक्सेस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या स्टेट है भाई कि राजनीतिक जो पार्टीज हैं इनके आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक साथ जो है एक पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था बहुत ही अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। ये तो बात बहुत अच्छी है। फिर क्या है, राजनीतिक दल जो है महिलाओं को एक खास यानी न्यूनतम अनुपात में लगभग 1/3 रूप में जरूर टिकट देना चाहिए सभी पार्टीज को अपने अपने पार्टीज में, और इसी प्रकार जो पार्टीज के प्रमुख पद हैं उन पर भी औरतों के लिए आरक्षण रिजर्वेशन होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है या फिर पिछले चुनाव में मिले जो वोट है उसके अनुपात में नगद पैसा भी दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने जो है अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार हो जाए, लेकिन भाई हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है ना वो पार्टी को जो है ज़रूरत से ज़्यादा नियमों में जकड़ना भी बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है। इससे सभी जो पार्टीज हैं कानून को दरकिनार करने का सहज तरीका ढूंढने लगेंगे और इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद ही नहीं करते। दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका यह कि भाई राजनीतिक दलों पर जो है लोगों द्वारा दबाव बनाया जाए और यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। जो आम नागरिक का दबाव समूह है, आंदोलन मीडिया के माध्यम से भी किया जा सकता है और होता भी रहता है, आप लोग देखते हैं। अगर दलों को लगे कि भाई सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा, पॉपुलैरिटी गिरने लगेगी, उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर वो गंभीर होने लगेंगे। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। जो चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम सुधार लाना चाहते हैं, ऐसे लोग पार्टीज में शामिल होना चाहिए।
और इनको मौके मिलने चाहिए। लोकतंत्र की क्वालिटीज़ को जो है लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से ही तय होती है कि किस तरह के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी के लीडरशिप पार्टी पॉलिटिक्स पार्टीज़ में जैसे जुड़े हैं वैसा ही तो रहेगा ना हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी, इसलिए उनकी भागीदारी से भी तय होती है। आम नागरिक अगर हम बात करें खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से बातें करते रहे तो सुधार होना बड़ा मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति की जाए। हम इस बात की चर्चा फिर से लास्ट वाले चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक फिगर है, कृपया ध्यान दें। चुनावी अनुशासन की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ते हैं। क्या आप इस तरह के राजनीतिक दलों को सुधारने का समर्थन करते हैं? ऐसे लोग जो बोले तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है फिर। तो ठीक है, यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।